हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर को, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। विशेषकर जो नेट जेआरएफ की परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए, उसके पर्पज़ से ये वीडियो जो होगी या जो वन लाइनर है हमारे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। पहला जो देखिए हमारा वन लाइनर है, सुपीरियर ऑफ स्टेट का सिद्धांत। सुपीरियर ऑफ स्टेट का सिद्धांत दिया था मैकियावेली ने। अब मैकियावेली की बात आई है तो कुछ हम लोग मैकियावेली के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो मैकियावेली का कार्यकाल था वह 1469 से 1527 तक था। मैकियावेली का जो जीवन काल है वह 1469 से 1527 तक है। मैकियावेली जो हैं यह आधुनिक युग के उद्धारक माने जाते हैं। इनका जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनका जन्म हुआ था 3 मई 1469 में। देखिए, मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। फ्लोरेंस के शासक थे लॉरेंजो डी मेडिसी। फ्लोरेंस के एक शासक थे जो थे लॉरेंजो डी मेडिसी। वो क्या थे, तो वो एक फ्लोरेंस के शासक थे। और जो इनकी पुस्तक है द प्रिंस, मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, वह उन्हीं लॉरेंज डी मेडिसी को समर्पित थी। और मैकियावेली की द प्रिंस जो पुस्तक है उसमें हीगल ने द प्रिंस को मैकियावेली द्वारा रचित एक पुस्तक जो थी, उनकी फेमस पुस्तक थी द प्रिंस। उस पुस्तक के विषय में हीगल ने उस पुस्तक को कहा है कि प्रिंस जो है वह महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा है, जिसका सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य होता है। यह बात हीगल कहते हैं, किसके विषय में कहते हैं, तो जो मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस के विषय में। अब जरा हम लोग मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। मैकियावेली के जो विचार थे वो किस पृष्ठभूमि से थे, तो देखिए, मैकियावेली के समय यूरोप में तेज़ी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। उस समय राजनीतिक परिवर्तन तेज़ी से हो रहे थे, यानी सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था। सामंतवाद से क्या हो रहा था, तो पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का प्रभाव निरंतर कम होता जा रहा था। जैसे मध्यकाल में क्या था, तो चर्च का प्रभाव अत्यधिक था ना मध्यकाल में, परंतु जिस समय मैकियावेली का जन्म हुआ उस समय चर्च का जो प्रभाव था वह निरंतर कम होता जा रहा था और एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था। उस समय छापे खाने की मशीनी का भी विकास हुआ था, जिस समय मैकियावेली का जन्म काल था। उस समय डनिंग महोदय हैं, उन्होंने मैकियावेली को क्या कहा है, तो डनिंग महोदय ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। डनिंग ने मैकियावेली को क्या कहा है, तो अपने युग का शिशु कहा है। और सेबाइन ने कहा है मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। डनिंग क्या कहते हैं कि जो मैकियावेली है वह अपने युग का शिशु है, और वहीं जो सेबाइन है वह कहते हैं कि मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। और देखिए, जो मैकियावेली के उद्देश्य क्या थे, तो उनका उद्देश्य था कि वो व्यवहारिक थे। मैकियावेली जो थे वह व्यवहारिक थे और उनका विचार था कि जो इटली है उसको एकता में लाया जाए। एकता और इटली को शक्तिशाली बनाना उनका उद्देश्य था। मैकियावेली ने शासन कला पर भी अपने विचार दिए हैं। जो मैकियावेली हैं, मैकियावेली ने मानव स्वभाव को, देखिए, मैकियावेली जो है वो मानव स्वभाव के विषय में बात करते हैं और कहते हैं जो मानव है वह मूलतः स्वार्थी है, लालची व डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य क्या है, तो अपनी संपत्ति की रक्षा करना। मानव का मूल उद्देश्य क्या है, अपनी संपत्ति की रक्षा करना। संपत्ति की रक्षा के लिए ही वह शक्ति अर्जित करना चाहता है
और राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय और प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए की बात मैकियावली कहते हैं। भय और प्रेम दोनों का प्रयोग करने की बात कौन करता है? तो मैकियावली कहते हैं। और उसके बाद देखिए मैकियावली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन वह नहीं भूल सकता। और मैकियावली ने भाव को सार्वभौमिक माना है, क्योंकि जो व्यक्ति है वह स्वार्थी है। सार्वभौमिक यानी हर जगह जो व्यक्ति का स्वभाव है इसी प्रकार है। देखिए जो मैकियावली थे उनके विचारों की जो विशेषता थी, मैकियावली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों के बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण किया। क्या किया उन्होंने? तो यूनानी युग की जो नैतिकतापूर्ण विचार थे, जैसे यूनान के अरस्तु थे, प्लेटो थे, इन्होंने नैतिकता की बात की थी, आदर्श की बात की थी ना। इसके विचारों के विपरीत राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण करते हैं कौन? तो मैकियावली करते हैं। उनका मूल उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उनका जो सरोकार था या उद्देश्य था बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। मैकियावली जो है वह आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण करते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण मैकियावली द्वारा किया जाता है। मैकियावली द्वारा संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया गया। अब देखिए जो मैकियावली है उनके शासन कला पर विचार, मैकियावली द्वारा जो उनका शासन कला पर विचार दिया गया उसके विषय में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैकियावली की एक पुस्तक है जो द प्रिंस, मैकियावली की जो पुस्तक है द प्रिंस, उसमें उन्होंने शासन कला के विचार दिए हैं। द प्रिंस में मैकियावली एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को भी उचित मानता था। मैकियावली जो है वह शक्तिशाली इटली का निर्माण करना चाहता था। कैसी इटली के? तो शक्तिशाली इटली का निर्माण करना चाहता था। उसके लिए वह राजनीति में हिंसा भी हो, धोखेबाजी भी हो, सबको वह उचित मानता है और कहता है कि एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। मैकियावली क्या कहता है कि एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। और इसी विशेष में उन्होंने कहा है कि राजा को शेर की तरह बहादुर भी होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। मैकियावली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए। राजा को किस प्रकार का दिखना चाहिए? तो जो मैकियावली कहते हैं कि राजा को सद्गुणी दिखना चाहिए, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग भी करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये बात करते हैं मैकियावली राजा के विषय में। और देखिए मैकियावली जो है वो उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देते हैं। उन्होंने कहा है कि राजा जैसा दिखे वैसा नहीं होना चाहिए, राजा जैसा दिखे वैसा नहीं होना चाहिए, ये मैकियावली कहते हैं। सीजर बोर्जियो है वो मैकियावली का एक आदर्श शासक था। मैकियावली किसे आदर्श शासक मानते हैं? तो सीजर बोर्जियो को मैकियावली क्या मानते हैं? तो एक आदर्श शासक मानते हैं। और बात कर लें थोड़ी मैकियावली के विषय में, तो मैकियावली ने राजा को क्या सलाह दी? तो मैकियावली ने राजा को सलाह दी है कि राजा को सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न न हो तथा राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर आक्रमण न किया जाए। राजा द्वारा क्या न किया जाए? तो राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर कोई आक्रमण न किया जाए। राजा कैसा हो? तो राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक प्रयोग धर्म का सीखना चाहिए, लेकिन उसे स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। राजा को यह बस दिखावा करना चाहिए, यानी दिखावा करने की बात करते हैं और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं चाहिए। राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि क्या करते हैं वो, कि लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है,
जबकि वास्तविकता में ऐसा न हो, ये बात करते हैं मैकियावली। राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन करते हैं। भाड़े की सेना का भी समर्थन मैकियावली द्वारा किया गया है। भाड़े की सेना की बात वह कहाँ करते हैं, तो अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार में। मैकियावली ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार में क्या किया है, तो भाड़े की सेना का समर्थन किया है। और वर्च्यू और फॉर्चून, सद्गुण और भाग्य के विषय में देखिए मैकियावली कहते हैं कि राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियों भी नियंत्रित की जा सकती है। मैकियावली शक्ति को विशेष मानते हैं और कहते हैं कि शक्ति द्वारा क्या किया जाता है, तो विशेष परिस्थितियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियाँ भी हो तभी शक्ति द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए जो बर्लिन है, बर्लिन के अनुसार राजनीति और नैतिकता का संबंध नैतिकता के दो मानदंड है। बर्लिन कहते हैं, देखिए उनके विचार दिए गए हैं द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावली। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावली से संबंधित पुस्तक है, जो किसकी है, वो बर्लिन की पुस्तक है। उस पुस्तक में कहते हैं बर्लिन कि मैकियावली के विचार में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। देखिए मैकियावली ने राजनीति को धर्म से पृथक किया है। मैकियावली ने राजनीति को क्या किया है, तो धर्म से पृथक किया है। राजनीति नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया है। मैकियावली ने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया है। मैकियावली के अनुसार राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होता। राजा पर नैतिक मानदंड है वो लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक होगा। नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा है कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया जो भी कार्य है, सब क्या है, सब नैतिक है। ये किसका कथन है, तो मैकियावली का। मैकियावली का यह कथन है। मैकियावली जो है वह अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। और ये धर्म और राजनीति के संबंध में बात करते हैं, तो मैकियावली ने धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया। मैकियावली ने धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया। मैकियावली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। मैकियावली ने चर्च और राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का आधार समर्थन किया। और इन्होंने चर्च में इटली में एकता पैदा करने की समर्थ नहीं थे। चर्च जो है वह देखिए जो चर्च और राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण की बात जो करते हैं मैकियावली, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि जो चर्च था वह इटली में एकता के समर्थ में नहीं था, एकता का समर्थन नहीं करता था, अन्य शक्तियों से भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न करता था। इसीलिए उन्होंने राज्य और चर्च को पूर्ण पृथक करने की बात का प्रबल समर्थन किया। मैकियावली जो है वह चर्च का प्रबल विरोधी था। चर्च का विरोधी था मैकियावली। अगर क्वेश्चन देता है कि क्या मैकियावली चर्च का विरोधी था, तो क्या वह धर्म का भी विरोधी था? नहीं, मैकियावली केवल चर्च का विरोधी था, वह धर्म का विरोधी नहीं था। देखिए मैकियावली ने इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए चर्च को जिम्मेदार माना है। नैतिक अपकर्ष के लिए क्या माना है, जो नैतिकता गिरती जा रही है उसके लिए चर्च को जिम्मेदार माना है मैकियावली ने। अब जरा मैकियावली की शासन पद्धति पर एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो मैकियावली की शासन पद्धति, इनकी एक पुस्तक है द डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, जिसमें मैकियावली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है। मैकियावली कहते हैं कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि के जो निर्माता थे का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करें। और मैकियावली की पुस्तक जो द प्रिंस है, डिस्कोर्सेस है, उसमें उन्होंने शासन पद्धति का तो वर्णन किया ही है। द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन करते हैं और द डिस्कोर्सेस में गणतंत्रीय राज का समर्थन करते हैं। द प्रिंस जो पुस्तक है उसमें शक्तिशाली राजा का समर्थन करते हैं कौन, तो मैकियावली। और जो उनकी पुस्तक द डिस्कोर्सेस है उनमें गणतंत्रीय राज का समर्थन करते हैं मैकियावली। और देखिए मैकियावली ने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। व्यवहारिक रूप में अगर बात करें तो मैकियावली ने
निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है तथा सैद्धांतिक रूप से उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक, देखिए एक बार नेट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैकियावली के अकॉर्डिंग कौन सा जो है सैद्धांतिक रूप में कौन सा उन्होंने श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है तो वहाँ रिपब्लिक था यानी गणतंत्र था। तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को माना है और व्यवहारिक रूप में किसे माना है तो निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। और देखिए मैकियावली कहते हैं कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आम नागरिकों का जो सामूहिक विवेक होगा वह एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये तो एकता की बात करते हैं वो। और उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि जो गणतांत्रिक शासन क्या है तो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहाँ व्यक्ति सद्गुणी है। जो मैकियावली है वो तो मानते हैं कि जो गणतंत्री शासन है या जो रिपब्लिक है वही सर्वश्रेष्ठ शासन है, लेकिन कहाँ, वहीं जहाँ के लोग जो हैं वह दार्शनिक हैं, सद्गुणी हैं, वहीं के लिए। और कहते हैं मैकियावली कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है। जो स्विट्जरलैंड है वहाँ जो गणतांत्रिक शासन जो है वह वहाँ लागू किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति जो है वह सद्गुणी हैं। तो इनके द्वारा स्विट्जरलैंड है वहाँ के व्यक्ति को सद्गुणी मानते हैं और वहाँ के लिए गणतंत्र शासन के लिए विशेष मानते हैं। और जो देखिए मैकियावली के शक्ति के विषय में जो विचार हैं, मैकियावली के विचारों में शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया है। शक्ति राजनीति का समर्थन करते हैं मैकियावली की केंद्रित शक्ति, जो केंद्र है मैकियावली के विचार का, तो वह शक्ति का समर्थन करते हैं। केंद्र में शक्ति को बढ़ाने के लिए वह बल प्रयोग का अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहते हैं। अगर शक्ति को बढ़ाना है तो वह बल प्रयोग करने को भी समर्थन करते हैं। हिंसा का प्रयोग बर्बर एवं त्वरित रूप में करना चाहिए। हिंसा की बात करते हुए मैकियावली कहते हैं कि हिंसा जो है वह शीघ्रता से करनी चाहिए और जो इस हिंसा का जो प्रयोग है वो बर्बर तथा त्वरित रूप से करना चाहिए। मैकियावली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने का समर्थन किया है। मैकियावली कहते हैं आप किसी भी साधन का प्रयोग करो और शक्ति को अर्जित करो। मैकियावली कहते हैं कि शक्ति अर्जन ही राजनीति है। मैकियावली कहते हैं शक्ति अर्जन ही राजनीति है, यानी राजनीति का मूल उद्देश्य ही है शक्ति अर्जन करना। मैकियावली के अनुसार शक्ति अर्जन करना ही राजनीति है। देखिए मैकियावली इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने को समर्थन करते हैं। मैकियावली इटली को क्या बनाने के लिए, तो मैकियावली इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन करते हैं। मैकियावली में आधुनिक राजनीतिक विचारों का शुरुआती बीज पाया जाता है। उन्होंने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्रराज, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों की रूपरेखा भी रखी है। राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं मैकियावली कहते हैं राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार उनके विचारों से मिलता है। देखिए मैकियावली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय क्या है, तो मैकियावली के राष्ट्रवाद का अभिप्राय है राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था। राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय है इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना। इसलिए उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का भी समर्थन किया था। अब मैकियावली की कुछ रचनाएं उन्हें देख लेते हैं। तो मैकियावली की देखिए द प्रिंस है, तो उनकी जो पुस्तक है द प्रिंस, इसमें शासन कला का वर्णन है। द प्रिंस में शासन कला का वर्णन है। द डिस्कोर्सेस जो इनकी पुस्तक है, द डिस्कोर्सेस में इन्होंने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। और जो इनकी पुस्तक है द आर्ट ऑफ वार, तो द आर्ट ऑफ वार में इन्होंने नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया है। और इनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। और देखिए मैकियावली से संबंधित जुड़ी कुछ अन्य थिंकरों की भी पुस्तकें हैं। देखिए पहली है द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावली। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावली ये पुस्तक है बर्लिन की। और देखिए द डिस्कोर्सेस में स्वतंत्रता का भी प्रयोग करते हैं मैकियावली। द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस में शासन पद्धति का वर्णन है।
द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन करते हैं। द डिस्कोर्सेस में गणतंत्री राज का समर्थन करते हैं। और निरंकुश राजतंत्र व्यवहारिक में सैद्धांतिक में गणतंत्र की बात करते हैं। तो इतनी हमने आपने शॉर्टकट में ही समझ लिया, हमने मैकियावली के विषय में पूरा जान लिया। तो आप लोगों को मैकियावली के विषय में सारे तथ्य जो है क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला जो हमारा देखिए, अगला जो हमारा वन लाइनर है कि कन्फ्यूशियस ने मुख्यतः शिक्षा, धर्म, संगीत, अच्छे समाज और आत्मा से संबंधित शिक्षाएं दी है। कन्फ्यूशियस जो शिक्षा की बात करते हैं वह धर्म, संगीत, अच्छे समाज और आत्मा से संबंधित शिक्षा की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो कन्फ्यूशियस हैं, कन्फ्यूशियस का पूरा नाम जो था वह था कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस का पूरा नाम क्या था? कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस। और यह एक चाइनीज शिक्षक थे। चाइनीज शिक्षक थे, राजनीतिक थे और दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था 551 ईसा पूर्व नेक्सिजियान में। और देखिए इनकी पुस्तकें, कन्फ्यूशियस की पुस्तकें हैं बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ राइट्स, बुक ऑफ रीड्स है, बुक ऑफ रीड्स या RITES रीड्स, कन्फ्यूशियस सेज इन क्लासिक ऑफ पोएट्री, इनकी पुस्तकें हैं। और देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 479 में। कन्फ्यूशियस की मृत्यु कब होती है? तो 479 में। इन्होंने शिक्षा को सभी के लिए समान माना था। राजा को सर्वशक्तिशाली पर कुछ नियंत्रण रखे। राजा सर्वशक्तिशाली हो पर उन पर कुछ नियंत्रण हो। दर्शन नैतिकता पर टिका है की बात करते हैं मैकियावली दर्शन नैतिकता पर टिका है की बात करते हैं। पूर्ण नैतिकता के लिए 5 गुण प्रशिक्षण द्वारा दिया जाना चाहिए। पूर्ण नैतिकता के लिए 5 गुण है जो कि दर्शन उनकी शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षण द्वारा दिया जाए। देखिए वो 5 गुण कौन कौन से हैं? तो पहला है कि मन में दूसरों के लिए हित की भावना हो। दूसरा है व्यक्ति का न्यायप्रिय रहना चाहिए। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? तो न्यायप्रिय। व्यक्ति ईमानदार हो। फोर्थ है सही परंपराओं का पालन हो। और 5th है ज्ञान की तलाश करें। ये 5 उन्हें प्रशिक्षण के दौरान मिलना चाहिए व्यक्तियों को। और उसके बाद देखिए उन्होंने सामाजिक वर्गीकरण की मान्यता दी है और 4 वर्षों की स्वीकृति दी है, जिसमें कठोरता का समर्थन उन्होंने नहीं किया है कि पूरा कठोरता से उसका पालन ही किया जाए। तो इन्होंने सामाजिक वर्गीकरण की मान्यता दी है और उनको 4 वर्षों की स्वीकृति दी है। और देखिए ये सामाजिक विभाजन के आधार पर एकीकृत चीन बनाने की भी बात करते हैं। इन्होंने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक कार्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाना चाहिए की बात किया है। राज्य जो कानून बनाए वह सामाजिक परंपराओं पर हो, यह बात करते हैं मैकियावली। कन्फ्यूशियस और कहते हैं कि राज्य जो कानून बनाए वह सामाजिक परंपराओं पर हो और नैतिकता के अभाव में राज्य में अराजकता न हो। देखिए इनकी हो गया ना इतना। चलिए अगर ज़्यादा हम लोग डिटेल करने लगें तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए अगला है कि धर्म के मूल्य में यदि प्रजा विश्वास करेगी तो एक वैध सरकार के प्रति वफादारी हासिल की जा सकती है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर धर्म के मूल्य में यदि प्रजा विश्वास करेगी तो एक वैध सरकार के प्रति वफादारी हासिल की जा सकती है, बात करते हैं कन्फ्यूशियस। अगला है कि कन्फ्यूशियस शिक्षा को महिलाओं तक प्रसारित करने के पक्ष में थे। हालांकि कोई भी महिला छात्रा नहीं थी, उनकी छात्रा महिला नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बात करते हैं महिलाओं की शिक्षा की। और अगला है कि सरकार की स्थिरता पर विचार करते हुए कन्फ्यूशियस ने बताया कि राजा को चाहिए कि वह प्रजा का विश्वास पात्र बना रहे। सरकार की स्थिरता पर विचार करते हुए कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं? तो वह बताते हैं कि राजा को क्या चाहिए कि वह प्रजा का विश्वास पात्र बना रहे। अगली बात करते हैं कि राज्य नागरिकों के उचित मार्गदर्शन तथा उत्तम जीवन के लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा, ये बात करते हैं कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ने राज्य को पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया, यानी राज्य पिता की तरह लोगों का मार्गदर्शन करेगा। और आधुनिक काल में यही बात कौन करता है? तो आधुनिक काल में यही बात करते हैं फिल्मर, जो इनकी पुस्तक है पेट्रियार्का में इन्होंने
पिता की तरह राज्य को बताया है कि राज्य जो है वह पिता की तरह होगा। और पेट्रियार्का की आलोचना की है, जो पेट्रियार्का है फिल्मर की, इसकी आलोचना की गई है लॉक के द्वारा। जो लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटिस गवर्नमेंट में लॉक ने पेट्रियार्का की क्या की है, तो आलोचना की है। देखिए अगला है कि कानून जो है उसको कन्फ्यूशियस जेंटल मिनिस्टर यानी सभ्य मंत्री के विवेक का परिणाम मानते हैं। कानून को कन्फ्यूशियस क्या मानते हैं कि जो कानून है वह जेंटल मिनिस्टर यानी सभ्य मंत्री के विवेक का परिणाम है, जिसका आम आदमी द्वारा पालन किया जाता है। परिणाम में सभ्य मंत्री का और पालन किया जाता है आम आदमी द्वारा। यह बात करते हैं कन्फ्यूशियस कानून के विषय में। देखिए कन्फ्यूशियस का शिक्षा सिद्धांत समानता पर आधारित है। उन्होंने शिक्षा के बिना भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराने की बात की है। कन्फ्यूशियस का शिक्षा सिद्धांत जो है वह समानता पर आधारित है और उन्होंने शिक्षा के बिना भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराने की भी बात कही है। देखिए समझौता जो है वह एक घटना नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समझौता एक घटना नहीं है बल्कि क्या है, तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह बात करते हैं रूसो। तो चलने वाली प्रक्रिया ये बात कौन करते हैं, रूसो करते हैं। देखिए रूसो के विषय में भी थोड़ा कुछ हम लोग जान लेते हैं। क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी पर कुछ थिंकर के विषय में हमारी जानकारी हो जाएगी। देखिए रूसो का जो कार्यकाल है वह 1712 से मतलब जीवन काल जो है 1712 से 1778 तक है। रूसो का जन्म हुआ स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। 1712 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में रूसो का जन्म हुआ। और राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी जो कि 1754 की इनकी पुस्तक है उसमें स्थान दिया था इन्होंने समानता की संकल्पना को। तो समानता की संकल्पना की बात इन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी जो कि प्रकाशित हुई थी 1754 में की थी। और सेबाइन के अनुसार, सेबाइन कहते हैं कि रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित कर दिया। सेबाइन क्या कहते हैं कि रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित कर दिया है। रूसो जो थे वह स्पार्टा के समुदाय से प्रभावित थे और रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। रूसो ने देखिए पहली बार राष्ट्रवाद की भी संकल्पना की। राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार जो पहली बार रखा गया वह रूसो द्वारा रखा गया। और रूसो ने नागरिक धर्म की संकल्पना दी है। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका प्रभाव रूसो पे अत्यधिक पड़ा था। देखिए रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। तो ये जो है युग में प्रबोधक काल के युग में तर्क व विवेक के प्रति विद्रोह किया इन्होंने। ये विवेक को क्या मानते थे, बुरा मानते थे। कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह पतित प्राणी है। रूसो के विचार में प्राकृतिक अधिकार का कोई स्थान नहीं है। रूसो ने प्राकृतिक अधिकार के विषय में कहा कि प्राकृतिक अधिकार का कोई स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना जो है वो मृत हो गई। तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं की है। रूसो के विचारों से अमेरिका जो अमेरिका है वह प्रभावित है। और उन्होंने संविधान की प्रस्तावना जो अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना है वह रूसो के विचारों से ही प्रभावित है। रूसो को जैकोबिनवाद और ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है। रूसो को क्या माना जाता है, तो जैकोबिनवाद और ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है। देखिए जैकोबिनवाद क्या है, तो जैकोबिनवाद जो है वह फ्रांसीसी क्लब का नाम है। जैकोबिन जो है वह एक फ्रांसीसी क्लब का नाम था जिसका नेता रोबेस्पियर था। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और यह किसी भी साधन द्वारा की जाएगी। और जो ब्लांकीवाद था वह लुइस ब्लांकी के नाम पर ब्लांकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ।
ब्लांकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का सिद्धांत दिया है। ब्लांकी के अनुसार क्रांति छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। ब्लांकी कहते हैं कि जो क्रांति है वह छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। वेपर ने कहा है कि रूसो का तर्क का उत्साही धर्मदूत है। रूसो जो है वह तर्क का उत्साही धर्मदूत है, यह बात करते हैं वेपर, और कहते हैं कि रूसो जो है तर्क का उत्साही धर्मदूत है, जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया है। और रूसो को देखिए रोमांटिक विचारक भी कहा जाता है। तो रूसो के विचार में अत्यधिक नैतिकतावादी एवं आदर्शवादी है, जिसमें वह वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयत्न करते रहे हैं, इसीलिए उन्हें रोमांटिक विचारक कहते हैं। और सामाजिक समझौता जो देखिए, सामाजिक समझौता में रूसो ने हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का भी सिद्धांत दिया है तथा राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव जो है इत्यादि का वर्णन किया है। देखिए, जो मानव स्वभाव के विषय में, मानव स्वभाव अथवा मानव की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी उस विषय में रूसो कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना। रूसो ने क्या माना? मनुष्य के स्वभाव को तो पशुवत माना। वह न तो अच्छा है न ही बुरा, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु की संज्ञा दी है। तो जो आदर्श बर्बर की बात करते हैं रूसो, भद्र पशु की बात करते हैं रूसो व्यक्ति के लिए, और जो भद्र पशु है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था रूसो के अनुसार। देखिए, यह व्यक्ति भद्र इसलिए था, रूसो कहते हैं कि जो व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम व दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। इनकी रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1762। उसमें रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने कहा है कि मनुष्य जो है वह स्वतंत्र जन्मा है, परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। और रूसो कहते हैं कि समाज के विकास तथा संपत्ति की उदय से यह स्वतंत्रता लुप्त होने लगी। जो स्वतंत्रता है वह कैसे लुप्त होने लगी? रूसो के अनुसार समाज के विकास तथा संपत्ति की उदय से स्वतंत्रता क्या होने लगी? तो लुप्त होने लगी। स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। रूसो कहते हैं कि स्वतंत्रता को प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा लगाया। रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा लगाया। इसका अर्थ है ऐतिहासिक रूप में लौटना? बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ यह न ऐतिहासिक रूप से लौटना, इसका अर्थ मत मान लीजिएगा, बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन है प्रकृति की ओर लौट चलो। और जो रूसे हैं देखिए, मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है। डनिंग ने क्या कहा था? अपने युग का शिशु कहा था मैकियावली को। और जो मैक्सी है वह रूसो को प्रकृति का शिशु कहते हैं। रूसो की देखिए समस्या क्या थी? रूसो की जो समस्या थी उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था को मुक्त स्वतंत्रता, संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था जो थी वह मुक्त स्वतंत्रता, संपत्ति और सभ्यता के विकास के साथ क्या हो गई? तो समाप्त हो गई। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। रूसो और कहते हैं कि मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण क्या है? तो समाज और संस्थाएं हैं मानव के भ्रष्ट होने का कारण, उनका स्वभाव नहीं है। तो वह समाज और संस्थाओं को मानते थे मानव के भ्रष्ट होने का कारण। रूसो देखिए, रूसो ने जो समझौता किया था, समाज समझौता, उन्होंने कहा है कि रूसो के जो समाज समझौते का जो उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था, वह स्वतंत्रता की प्राप्ति है। रूसो के समाज स्वतंत्रता के मूल उद्देश्य क्या थे? तो स्वतंत्रता की प्राप्ति थी। रूसो को समाज समझौते की विधि हॉब्स की भांति, परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति था। समझौते की विधि जो थी वो किसके भांति थी? हॉब्स की भांति, परंतु उसका जो मूल तत्व था वह लॉक की भांति था। रूसो के सामाजिक समझौते की जो विधि थी वह हॉब्स से प्रभावित थी, और जो उनका मूल तत्व था वह लॉक से प्रभावित था। सामाजिक समझौते का समझौता जो उन्होंने जो विधि से हॉब्स से प्रभावित थी। देखिए, रूसो में भी हॉब्स की भांति, रूसो हॉब्स से किस प्रकार प्रभावित थे ये बात हम कर रहे हैं। तो रूसो में हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार क्या किए हैं? तो राज्य को सौंप दिए हैं। और रूसो का राज्य हॉब्स की भांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य है।
तो यह प्रभावित थे हॉब्स से। और रूसो जो लॉक से प्रभावित थे, देखिए रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा और लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। देखिए रूसो के राज्य की प्रकृति जो थी वह आंगिक राज्य। तो रूसो जो है आंगिक राज्य की बात करते हैं। उन्होंने राज्य को असीमित, अदेय, अविभाज्य और सर्वशक्तिशाली माना है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। और रूसो ने जो संप्रभुता के बारे में रूसो कहते हैं कि जो संप्रभुता है वह असीमित, अदेय, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो के विचार में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। रूसो के विचार में लोकप्रिय संप्रभुता, अगर पूछा जाता है लोकप्रिय संप्रभुता की बात कौन करते हैं, किनके विचार में पाया जाता है, तो लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है रूसो के विचारों में। और उन्होंने राज्य और संप्रभुता के लिए समान इच्छा शब्द का भी प्रयोग किया है रूसो ने। तो जनरल विल का प्रयोग किया है रूसो ने। समान इच्छा देखिए क्या है, तो समान इच्छा का विचार रूसो के विचारों का एक केंद्र बिंदु है। रूसो के अनुसार जो मानव है उनमें दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। रूसो कहते हैं कि मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। एक समुदाय के कल्याण की इच्छा जिसे रियल विल कहते हैं, और एक स्वार्थपूर्ण इच्छा जिसे एक्चुअल विल कहते हैं। तो समान इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई करना है। अतः समान इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि क्या है, तो सभी की कल्याण की इच्छा है। समान इच्छा का अभिप्राय क्या है, तो समान इच्छा है उसका अभिप्राय है कि सभी का कल्याण हो, सभी कल्याण की इच्छा हो, तो वही समान इच्छा है। समान इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है और समान इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। रूसो की जो समान इच्छा है वह गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। समुदाय के कल्याण की इच्छा का योगदान समान इच्छा है। समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग क्या है, तो समान इच्छा है। हरनसा ने कहा है, जो हरनसा थिंकर थे, उन्होंने कहा है लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की समान इच्छा है। हरनसा कहते हैं कि जो लेवियाथन का कटा सिर है वही रूसो की एक समान इच्छा है। देखिए समानता के विचार में जो रूसो कहते हैं, तो रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके, तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान न हो कि वह दूसरे को खरीद सके। यह बात करते हैं रूसो, और यह समानता से प्रभावित विचार है इनके। और कहते हैं कि मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया है। रूसो ने महिलाओं के समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया है। और देखिए रूसो जो स्वतंत्रता की संकल्पना देते हैं, रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है। समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। सेबाइन के अनुसार रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा जाता है। सेबाइन के अनुसार रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को क्या कहा जाता है, तो विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा जाता है। रूसो के स्वतंत्रता के संकल्पना को सेबाइन ने विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा है। रूसो का कथन था कि व्यक्ति अपनी समान इच्छा का पालन नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण उसे फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। और रूसो ने शासन प्रणाली के बारे में जो बात की है देख लेते हैं। तो रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की है और इन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता भी माना जाता है। इन्होंने प्रतिनिधिवाद लोकतंत्र का कड़ा खंडन किया है। व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए ही उपयुक्त है। और रूसो के लोकतंत्र की मान्यताओं को आमूलवादी लोकतंत्र कहा जाता है। तो आमूलवादी लोकतंत्र लोकतंत्र की मान्यताओं कहा जाता है, तो रूसो के लोकतंत्र की मान्यताओं को अमूलवादी लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए जो रूसो के लोकतंत्र को जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है। जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है रूसो के लोकतंत्र को। मैकफर्सन की एक पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो 1977 में प्रकाशित होती है। किसकी पुस्तक है, तो मैकफर्सन की पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो 1977 में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा देती है।
उस पुस्तक में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक में दी है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और राष्ट्रवाद के विषय में देख लेते हैं जो रूसो के विचार हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद के विषय में बात करते हुए रूसो कहते हैं कि राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है रूसो को, और रूसो ने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का भी प्रयास किया है। नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया है रूसो ने राष्ट्रवाद को। और देखिए, रूसो लोकतांत्रिक थे, रूसो व्यक्तिवादी भी थे, वे समाजवादी उससे प्रेरणा लेते थे और फांसीवाद से भी प्रभावित थे। रूसो की आलोचना की गई है टॉलमैन के अनुसार। तो टॉलमैन कहते हैं कि रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। जो टॉलमैन है वह रूसो की विचारधारा को आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो रूसो हैं वह आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। और देख लेते हैं रूसो की कुछ पुस्तकें हैं। तो इनकी पुस्तक है द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, जो कि 1772 की है। नेक्स्ट उनकी पुस्तक है एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, 1781 की यह पुस्तक है। इमाइल और ऑन एजुकेशन और इमाइल आर टीच ऑन एजुकेशन, जो 1762 की है। यह रूसो, जो यह इमाइल है, यह रूसो के द्वारा शिक्षा पर लिखी गई रचना है। देखिए, डिस्कोर्सेस ऑन द साइंसेस एंड आर्ट्स, डिस्कोर्स ऑन द साइंसेस एंड आर्ट्स 1750 की पुस्तक है रूसो की। और द डिस्कोर्सेस ऑन द ऑरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एमॉन्ग मैन 1754 की है इनकी पुस्तक। और नेक्स्ट पुस्तक है द सोशल कॉन्टेक्ट आर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट, जो 1762 की है, जिसमें इन्होंने आदर्शवादी विचार प्लेटो की भांति उल्लेख किए हैं। और इनकी अगली पुस्तक जो है वह डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो 1755 की है, जिसमें रूसो ने संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए की बात की है। और इनकी पुस्तक है 4 लेटर्स टू MD मेलेसरेफ, ये 1762 की है। देखिए, अगला जो थिंकर हमारे अगला वन लाइनर देखिए, द बुक ऑफ फैलेसियस, द बुक ऑफ फैलेसियस जो 1824 की है, यह है बेंथम की। द बुक ऑफ फैलेसियस 1824 की बेंथम की पुस्तक है। अगली पुस्तक है कैटेसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिटर्न। देखिए, यह है क्रिटिसिज्म होगा यहाँ, क्रिटिसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1809 की बेंथम की है। अगला है रेडिकलिज्म नॉट डेंजर्स, रेडिकलिज्म नॉट डेंजर्स 1819 की पुस्तक है, यह भी बेंथम की है। ए टेबल ऑफ स्प्रिंग ऑन एक्शन, ए टेबल ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्शन बेंथम की पुस्तक है। मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी पुस्तक है बेंथम की। और इसी नाम से पेरेटो की भी पुस्तक है, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से पेरेटो की भी पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बेंथम की है। पेरेटो की है क्लासिकल इलाइट थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं कौन, तो प्लेटो। देखिए, कानून एक आदेश है, एक प्रतिबंध है, और इसलिए यह स्वतंत्रता का शत्रु है। कानून एक आदेश है, एक प्रतिबंध है, इसलिए यह स्वतंत्रता का शत्रु है। लेकिन कानून का पालन व्यक्ति के हित में है, क्योंकि यह उपयोगी है। यह बात करते हैं कौन, तो बेंथम करते हैं। दंड की मात्रा अपराध के अनुपात में ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपराधी की मानसिकता में सुधार हो सके। तो यह बात करते हैं बेंथम। दंड की मात्रा अपराध के अनुपात में ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें अपराधी की मानसिकता में सुधार हो सके। यह बात कौन करते हैं, तो बेंथम करते हैं। देखिए, अगला है अनुपयोगितावादी विचारक हैं जॉर्ज गोट 1794 से 1871 तक, एलेक्जेंडर 1818 से 1900 तक। बेंथम के अनुसार सुख के 4 स्रोत, बेंथम ने सुख के 4 स्रोत बतलाए हैं, राजनीति, धर्म, नीति और भौतिक संसाधन। देखिए, पेनोक्टिनम जेल की बात करते हैं बेंथम। इसमें कहा जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा दंड, जितना कम अपराध उतना कम सजा। जॉन ऑस्टिन भी उपयोगितावादी थे। बेंथम के अनुसार 14 प्रकार के समान सुख और 12 प्रकार के समान दुख की बात की गई है, और इन दोनों को मिलाकर 26 की जो संख्या है उन्हें बेंथम ने कहा है कैलकुलस ऑफ हैप्पीनेस। तो दोनों को मिलाकर जो 26 संख्या बनती है उन्हें बेंथम ने कैलकुलस ऑफ हैप्पीनेस कहा है। देखिए, अगला है कि बेंथम के अनुसार जटिल सुख
बेंथम कहते हैं, बेंथम के अनुसार जटिल सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है। जटिल सुख जो होता है वह सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है। और बेंथम के अनुसार सुख दुख का मापदंड 7 आधारों पर होता है। बम्बईवाद जो अनुच्छेद 356 से संबंधित था, बम्बईवाद किससे? अनुच्छेद 356 से संबंधित है। अगला है कि 7 आधार। बेंथम ने 7 आधार बतलाए हैं। सो फ्रेंड्स, से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसे छोड़ते हैं अभी। देखिए अगला है प्लेटो डायलॉग्स जो है 1834 की जे.एस. मिल की पुस्तक है। जे.एस. मिल की पुस्तक है प्लेटो डायलॉग्स 1834 की। अगला है द सिस्टम ऑफ लॉजिक। द सिस्टम ऑफ लॉजिक 1841 में जे.एस. मिल की पुस्तकें भी है। और इनफ्रेंसिसमेंट ऑफ वोमेन जो पुस्तक है 1853 की जे.एस. मिल की। ऑन द इम्पोर्टेंट होगा ना, ऑन द इम्पोर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, यह पुस्तक है मिल की। अगला है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1859 की जे.एस. मिल की पुस्तक है। और उसके बाद है सम अनसेटल्ड क्वेश्चन इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो सम अनसेटल्ड क्वेश्चन इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1844 की पुस्तक है जे.एस. मिल की। यूटिलिटेरियनिज्म ये 1861 की जे.एस. मिल की पुस्तक है। एग्जामिनेशन ऑफ हैमिल्टन्स फिलोसॉफी ये 1865 की जे.एस. मिल की पुस्तक है। 3 ऐसे ऑन रिलीजियन 1874 में जे.एस. मिल द्वारा लिखी गई। राज व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकता का परिणाम है, यह बात करते हैं जे.एस. मिल। और व्यक्ति तथा कार्य की स्वतंत्रता अभिन्न है, यह बात करते हैं जे.एस. मिल। कार्ल मार्क्स की पीएचडी थीसिस जो थी वह डेमोक्रेटाइज एटिक्वेस की प्राकृतिक दर्शन के बीच अंतर थी, जो कार्ल मार्क्स की पीएचडी की थीसिस थी। और फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो गई, वरना हम लोग जो जे.एस. मिल है उसके विषय में भी कुछ जान लेते। तो मिलते हैं, चलिए थोड़ी बात जे.एस. मिल के विषय में कर ही लेते हैं। आखिर देखिए जो जे.एस. मिल है, तो जे.एस. मिल का जो जीवन काल है वह 1806 से 1873 तक है। इनका जो नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल है जे.एस. मिल का पूरा नाम। और इनका जन्म हुआ था लंदन में 20 मई 1806 को जे.एस. मिल का जन्म हुआ। मिल जो है वो उपयोगितावादी के अंतिम समर्थक, मिल क्या है? उपयोगितावादी के अंतिम समर्थक है और व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थक है। व्यक्तिवाद के पहले समर्थक माने जाते हैं और उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक माने जाते हैं जे.एस. मिल। और इनकी एक पुस्तक है जो कि स्वतंत्रता की महान विचार। मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं कहाँ? तो इनकी जो निबंध है ऐसे ऑन लिबर्टी 1859 में प्रकाशित होती है। इसमें इन्होंने स्वतंत्रता के महान विचार को दिया है। मिल ने लोकतंत्र का जोरदार समर्थन किया। मिल ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जोरदार समर्थन किया। मिल ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी विचार, जो उनकी पुस्तक है जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी विचार दिए गए हैं, वह है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो कि 1861 में मिल द्वारा लिखित है, प्रकाशित है। और इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी विचार दिए गए हैं। मिल ने उन्होंने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया। मिल ने हस्तक्षेपवादी राज्य के बजाय हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। मिल ने कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनकी जो जे.एस. मिल की पुस्तक है कौन सी? तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1848 की में दिया है क्या? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिया है। सेवाइन कहते हैं कि मिल पहला उदारवादी विचारक है। जे.एस. मिल को सेवाइन क्या कहते हैं? सेवाइन कहते हैं कि जो मिल है वह पहला उदारवादी विचारक है।
जिसने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व को खोजा। देखिए, मिल एलेक्सी डी टॉकविले की रचना है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, पब्लिश इन 2 वॉल्यूम, द फर्स्ट इन 1835 एंड द सेकेंड इन 1844। जो यह डेमोक्रेसी इन अमेरिका है, यह पब्लिश होती है 2 वॉल्यूम में। पहली होती है 1835 में